मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। और स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी ऐप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की मृदा, यानी कि मतलब भारत की मिट्टियाँ। पहले मैं आपको समझा दूँ कि जो मिट्टी है बहुत ज़रूरी है। आपने गाना भी सुना होगा, मिट्टी से रिलेटेड बहुत सारा। ये मिट्टी है तो हम हैं, ये मिट्टी नहीं तो हम नहीं। इस मिट्टी के लिए ही लड़ाई होती है, गांव से लेकर, समाज से लेकर, देश से लेकर विदेश तक। ये हमारी यहाँ तक पड़ती है, यहाँ तक हमारा पड़ता है, वहाँ तक आपका पड़ता है। तो इस मिट्टी का योगदान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे रहना हो, सब कुछ के लिए हमारी इस मिट्टी का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए लेट्स प्ले एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन के स्टार्ट। तो बने रहिए मेरे साथ, मतलब अभिषेक के साथ, और आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टियाँ, भारत की मृदा। जो ये मृदाएँ हैं इससे हम लोग मिट्टी कहते हैं, या इंग्लिश में सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसे? सॉइल भी कहते हैं। सॉइल के भी नाम से जानते हैं, इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमारी मिट्टी है इसका योगदान अनाज उपजाने में बहुत ही अलग अलग तरीके से किया जाता है। वैसे तो भारत में 4 प्रकार की मुख्यतः मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कितना प्रकार की? 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, जो ये कृषि को नियंत्रण करता है, ये इसकी मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, ICMR। ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है, और वही पूरा इसका नियंत्रण करता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि मिट्टी का क्या रोल है, और मिट्टियाँ कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं मिट्टी क्या चीज़ है, मतलब मृदा क्या है। तो मृदा है मिट्टी की वह ऊपरी परत, मिट्टी का वो ऊपरी परत जो ह्यूमस के रूप में हमें मिलती है, वो मृदा कहलाती है। ठीक है, और ये मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। हर एक एग्जाम्स में कम से कम क्वेश्चन आ ही जाता है मिट्टी से रिलेटेड। ठीक है, और इसके साथ मिट्टी आप पढ़ लोगे तो इसके बाद आप पढ़िएगा कृषि, तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एक दूसरे को से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो प्लीज़ देखते हैं। मिट्टी जो है ना, मुख्यतः मिट्टी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पौधे के विकास में का माध्यम होता है। मतलब हमारे जो पौधा है ना, पौधा मिट्टी से ही उगता है, क्योंकि जब तक वो बीज मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो बीज जो है वो अंकुरित होकर बाहर नहीं निकलता है। इसलिए मिट्टी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मृदा एक जीवंत तंत्र है। आप समझ लीजिए, मृदा एक जीवंत तंत्र है। इसे आप निर्जीव में गिनती मत कीजिएगा, क्योंकि ये सजीव के तरह है, क्योंकि इसके अंदर जाकर निर्जीव बना। जैसे एक गेहूं है, कुछ समय के लिए निर्जीव ही बन जाता है ना, लेकिन जब उसे हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो एक सजीव का रूप लेता है। जब सजीव का रूप लेता है तो बाहर निकलता है, फिर वो पत्तियाँ देता है, फिर वो बढ़ता है, फिर फूल देता है, फिर वो फल देता है, फिर हम लोग उसको खाते हैं। तो निर्जीव थोड़ी है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी ही तो बना रहा है ना वो सब चीज़। ठीक है, तो मृदा का निर्माण। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण कैसा होता है, मिट्टी का निर्माण कैसा होता है? आप भी सोचते होंगे मिट्टी का निर्माण कैसा होता है। तो मैं बता दूं आपको कि मिट्टी का निर्माण प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते हुए जल की प्रक्रिया, पवन, हिम नदी की ओर अपघटन। ये चीज़ आपको समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा ना, मैं बता रहा हूँ। इसमें तापमान है, ये तापमान परिवर्तन, मतलब तापमान जो परिवर्तन होता है ना, जिससे हमारे ग्लोब में, अगर मान के चलिए कि अगर हमारे दुनिया में तापमान परिवर्तन होता है तो बारिश आता है। जब बारिश आता है तो बहुत सारा तूफान भी लाता है, बहुत तूफान लाता है। तो जो पहाड़ है, पहाड़ टूटता है। जो पहाड़ टूटता है तो पहाड़ जो टूटता है, फिर पानियाँ बहा कर उसको छोटे छोटे तोड़ के कंकड़ पत्थर के रूप में उसे हम लोग के मैदानी भाग में लेकर आती है। जब वो मैदानी भाग के रूप में लेकर आती है ना, तो वहाँ से हमारा जो पानी सूखता है, उसके बाद से जो अवशेष बचता है ना, वही हमारी मिट्टी के रूप में होता है। और अब एक बात और याद रखिए, इसमें एक पवन करोल
पवन, मतलब बहुत सारे ऐसी जगह है जैसे रेगिस्तान है, ठीक है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे धुलकड़ जो होते हैं, जो वहाँ से उड़ाकर कहीं दूसरी की तरफ लेकर चले जाते हैं और वहाँ पे मिट्टी का निर्माण करते हैं जो बैठता है। उसके बाद आता है हिम नदी, ठीक है, उसके बाद आपका आता है हिम नदी की ओर अपघटन। हिम नदी की ओर अपघटन, जब बहुत सारे बाढ़ आता है तो जो हमारी नदियाँ जो पहाड़ों से आती है ना, तो वो ऊपर से फ्लोइंग करने लगती है, तो वो फ्लोइंग होती है ना, तब पत्थरों को काटती है। जब वो पत्थरों को काट के हमारी समतल मैदान में जो लेकर आती है ना, वो वहाँ से भी मिट्टी का हमारा निर्माण होता है। यानी आप कह सकते हो कि जलधाराएं से जो अवशेष आती है, जो नदी लाती है, उसी से हमारा मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अब एक और टॉपिक है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं या मृदा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहते हैं। देखो, मैंने अभी बताया ना कि मिट्टी के प्रकार थोड़ा सा बात किए थे, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मिट्टी की उत्पत्ति एवं रंग संयोजन के अवस्थिति के आधार पर मिट्टी को ICMR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ये मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? मिट्टी के 8 भाग में बांटा है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, जिसे हम लोग ये जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसके बाद काली मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी है। फिर आता है शुष्क मृदा, लवण मृदा, पिटाशय और वन मृदा, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, सच बता रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि भारत में 40%, कितना 40% भूभाग पर आपका कोई अगर खेती होती है तो वो यहीं से होती है, ठीक है। तो आप सेशन में आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। तो आज पढ़ते हैं हम यहाँ से आपके जलोढ़ मिट्टी के बारे में, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी आज सेशन में स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है, जी। जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी या कछार मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत के 40% भागों पर ये पाया जाता है, ठीक है ना। और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। और ये मिट्टी हमारे हिमालय से निकलने वाली नदियों से बनती है, ठीक है, जिसमें से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो 3 नदियां हैं अपने साथ जो कछार लेकर आती हैं, अपने साथ जो बहती हुई धाराओं के साथ जो अवशेष लेकर आती है, वो हमारी समतल मैदानों में जो छोड़ती है ना हर एक साल, उसी से हमारा मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ना, बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे दोमट या कछार मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमारे तटीय प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तटीय प्रदेश कौन सा है? आपको जैसे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट में जो तटीय प्रदेश होती है ना, वो वहाँ पर पाए जाते हैं। पूर्वी घाट में आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, आपका पूर्वी घाट हो गया। और पश्चिमी घाट के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई हो गया, मुंबई का कुछ हिस्सा हो गया। मुंबई से आप नीचे आएंगे तमिलनाडु हो गया, और तमिलनाडु और केरल हो गया। इसके जो तट होता है ना, यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जहाँ भी नदियाँ लेकर आती है ना पानी से मिट्टी, वो हमारे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। और ये जलोढ़ मिट्टी कितनी प्रकार की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी हमारे 2 प्रकार की होती है। एक होता है बांगर, एक होता है खादर। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है तो आपको मैं बता दूँ। ये जो बांगर होता है ना, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी हुई, मतलब 10, 15, 20 साल पहले जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई गई है ना, वो बांगर कहलाती है। और जो नई, मतलब 1-2 साल पहले, जो 1-2 साल पहले लाई है ना, उसको हम लोग, जो 1-2 साल पहले लाया गया ना, उसको हम लोग खादर या नवीनतम खादर कहते हैं। और खादर इसलिए खादर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें उपजाऊ मात्रा बहुत होती है, क्योंकि नदी जो लाती है ना, उसमें खनिज तत्व बहुत सारा होता है, जिससे हमारे उपजाऊ तंत्र बहुत बढ़ता है। तो आप याद रखिएगा, ये जो जलोढ़ मिट्टी है उसका 2 प्रकार होता है, एक बांगर और दूसरा होता है आपका खादर, ठीक है। और जो बांगर होता है वो पुराने रूप होता है, और खादर होता है नवीनतम रूप होता है, ठीक है। इसके बाद आता है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ये कि जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। अधिकतम जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, किसी भी खदान मतलब बहुत चीज़ आता है, लेकिन खदान में मुख्यतः 3-4 चीज़ आता है। एक होता है गेहूँ, ठीक है, एक होता है चावल, ठीक है, एक होता है गेहूँ, दूसरा होता है चावल, ठीक है। खदान
खदान तो मतलब बहुत होता है, ये हमारा मुख्य खदान है। मुख्य खदान मतलब जिसको हम लोग रोज़ रोज़ यूज़ करते हैं, वो हमारे मुख्य खदान होता है। और चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, है ना, ये सब चीज़ें जिसे हम लोग खदान के रूप में यूज़ करते हैं। और ये इन जगहों पर, जलोढ़ मिट्टी पर ये सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉस्फोरस होता है, इसमें क्या होता है, पोटाश होता है, और इसमें चूना युक्त होता है। चूना युक्त मतलब इसमें पीएच लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, अम्लीय होता है, और अम्लीय होने के कारण इसमें गेहूँ, चना, गन्ना, गेहूँ, चावल, दलहन, ये सब फसलें हमारी जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। और ये अधिक उपजाऊ होने के कारण इन क्षेत्रों को ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे गहन कृषि होती है। गहन कृषि मतलब वहाँ पे होती है जहाँ छोटा प्लेस, आपको बता दूँ गहन कृषि क्या होती है। गहन कृषि वो कृषि होती है जहाँ पे छोटी जगह पर उच्च नस्ल की फसल लगाकर रासायनिक उर्वरक का उपयोग करके छोटे प्लेस पर ज़्यादा खेती की जाती है। मतलब उर्वरक ज़्यादा हमारे एक्सेस मात्रा में हमारे उपज होती है, वो हमारी गहन कृषि कहलाती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारी है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काली मृदा, इसका निर्माण कैसा होता है? तो इसका निर्माण विशाल चट्टान के टूटने के कारण, और जो लावा मतलब यहाँ ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी मैग्मा निकलता है ना उसमें से, और वो शांत होता है, शांत होने के बाद से वो मिट्टी का निर्माण करता है, उसे हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना। काली मिट्टी दक्कन पठार में होती है, दक्कन के पठार में होती है। ये इसका क्षेत्र है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। ठीक है, इसे हम लोग और नाम से जानते हैं, जैसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से चरनोजमा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अंतर्राष्ट्रीय रूप से चरनोजमा कहते हैं। और ये जो काली मिट्टी है ना, ये काली मिट्टी हमारे कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। समझ लो कि ये बलुअट मिट्टी टाइप की है, समझ रहे हो? क्योंकि जो बालू होता है ना, सैंड, जो बालू होता है ना, बालू में अगर आप लोग ना पानी डालोगे ना बालू में, तो पानी ज़्यादा देर तक अवशोषित रखेगा। आप समझ सकते हो, अगर अवशोषित रखेगा तो ज़्यादा देर तक नमी रहेगा, और नमी रहेगा तो वो ऐसे फसलों को उपजाऊ करने के लिए ज़रूरी होगा जिसमें पानी ज़रूरी होती है। तो ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है ना। और ये खासकर कपास ही नहीं, कपास, मोटे अनाज, दलहन, सूर्यमुखी, सब्जियां, खट्टे फल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी ये अधिकतम महाराष्ट्र में पाई जाती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने के कारण बनती है। ठीक है, तब आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर लेटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जो लेटराइट मिट्टी है, इसे ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द लेटर, कौन सा शब्द? लेटर, LATER। लेटर का मतलब होता है ईंट। आप समझ सकते हो मैं इसके बारे में क्या बताना जा रहा हूँ। ये ग्रीक शब्द है लेटराइट, और इसका उपयोग मकान बनाने में होता है। मकान में क्या? तो ईंटा के रूप में ये बहुत यूज़ किया जाता है। इसका पीएच लेवल पता है कितना होता है? पीएच लेवल 6 से ऊपर होता है। 6 से ऊपर होता है, और 6 से ऊपर मतलब इसलिए बहुत ज़्यादा अम्लीय है। और ये दक्षिण राज्य में पाए जाते हैं। दक्षिण राज्य महाराष्ट्र, दक्षिण राज्य में आप समझ सकते हो, नॉर्थ साउथ वाला इलाका जो महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना, कर्नाटक हो गया, है ना, ये सब पाई जाती है। और इसके साथ में ये पश्चिमी घाट पर भी पाई जाती है, जैसे बंगाल, ओडिशा के क्षेत्र में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है? पोटास और ऑक्साइड पाए जाते हैं। और ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो ये कॉफ़ी और चाय के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक, केरल में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती होती है। उसके बाद से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की खेती इसी मिट्टी पर होती है। तो आई होप आप लोगों का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा होगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अभी इस यूट्यूब में नया हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती है। अगर मुझसे कहीं गलती हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूँ आगे में आने वीडियोज़ में पक्का अच्छा करूँगा। तो धन्यवाद आपकी।